नमस्कार साथियों। मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव के जो सेंटेंसेस है पिछले कुछ सालों में पूछे गए एग्जाम्स से रिलेटेड वो सेंटेंस आज अपन सॉल्व करेंगे। वैसे ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन बेसिक आपको जानकारी है इसके बारे में। आज अपन कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत भी अगर पैसिव वॉइस की आपको जानकारी है तो आप किस प्रकार से सेंटेंसेस को आराम से पहचान सकते हैं कि एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस इसका क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, चेंज द वॉइस इन द sentences given below by selecting the correct alternative। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से जो सेंटेंस दिया गया है उसका आपको पूछा है, करेक्ट वॉइस पूछा है। अब देखिए करेक्ट वॉइस पूछा है, इसका मतलब आपसे एक्टिव से पैसिव पूछ सकता है और पैसिव से एक्टिव पूछ सकता है, ये आपको पहचानना है। क्लियर हुई बात? देखिए ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि वॉइस इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया हो, काम करने वाले पे, और पैसिव वॉइस जिस पे एक्शन यानी कार्य जो है उस पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया। तो आपको पता है एक्टिव वॉइस वो होगा जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होगा और पैसिव वॉइस वो होगा जिसमें सब्जेक्ट है वो आपका पैसिव हो जाएगा और ऑब्जेक्ट या एक्शन जो होगा वो एक्टिव रहेगा। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वी हैड टू काउंट द मनी। अब आप ये तो पहचान गए कि वी सब्जेक्ट जो कि शुरुआत में आया तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा है और अपने को बदलना किस में है, पैसिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस में 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरी चीज़ है वर्ब में कैसे बदलाव करना है। तो अगर आपको वर्ब चेंज करना भी आता है तो आप आसानी से 4 जो ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें से करेक्ट ऑप्शन को आप पहचान जाएंगे। यहाँ देखिए वी सब्जेक्ट है और हैड टू काउंट ये क्या है, वर्ब है। क्लियर हुई बात? हैड टू हेल्पिंग वर्ब के रूप में और काउंट मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, और द मनी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इसका मतलब द मनी पहले आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ सभी सेंटेंस में द मनी लिखा हुआ है। अब मेन पहचान किससे होगी, यहाँ हैड टू जब एक्टिव वॉइस में होता है तो पैसिव वॉइस में क्या लगता है, हैड टू के बाद में बी, और पैसिव वॉइस है इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो बताइए यहाँ पर वॉज वाला ऑप्शन आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। हैड बीन वाला आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। वॉज वाला आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। हैड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका सही है। एक बार फिर से समझिए मैंने क्या बोला कि जब एक्टिव वॉइस में हैड टू, अब इसके साथ में ये बातें भी क्लियर कर लीजिए, जरूरी नहीं हैड टू ही हो, हैज टू भी हो सकता है, हैव टू भी हो सकता है। इनके बाद आपको क्या लगाना है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब सेंटेंस में हैज, हैव और हैड, देखिए अगर ये आ जाए और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तब तो उसके साथ में लगेगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। क्लियर हुई बात? हैज, हैव, हैड प्लस आगे थर्ड फॉर्म आ जाए तो बीन लगाना आपको। अगर इनके बाद में टू आ जाए, क्या आ जाए, टू, तो टू आने पर क्या लगाना आपको, जितने भी टू वाले हैं उसमें बी लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक जितने भी मॉडल होंगे उसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आशा करता हूँ ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है, somebody has already used this towel। अब देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आपको दिया हुआ है हैज, हैव
या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन लगाना है। ठीक है, अब जिस सेंटेंस में बी नहीं है वो तो ऑलरेडी गलत हो गए। क्या पहले सेंटेंस में बीन है, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में है, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में है तो हो सकता है, चौथे में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब बस इतना सा ध्यान रखने से ही आपका वॉइस ठीक तरीके से पहचान में आ गया। करना क्या है, अगर आपने वर्ब को भी ठीक ढंग से पहचान लिया तो आपको कोई रूल्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। देखिए, दिस टॉवेल इज़ ऑलरेडी, इज़ तो कैसे आएगा भाई, ये तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट की बात करता है। जब एक्टिव वॉइस में V1 या V1 प्लस एस या एस वाली फॉर्म होती है तब लगता है। वॉज, ये तो सिंपल पास्ट में जब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला होता है, एक्टिव वॉइस में तब आता है, तो ये भी नहीं होगा। हैज़ ऑलरेडी बीन आएगा, क्योंकि हैज़ हैव प्लस बीन लगता है, आपको पता है। और इसमें देखिए हेड कैसे आएगा, हैज़ का हेड तो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ ये सेंटेंस भी आपके अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर थर्ड। तीसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, तीसरे सेंटेंस में है दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग। बस इतना सा ध्यान रखना, अभी जो पढ़ा सेम वही प्रोसेस चल रहा है अभी। हैज हैव हैड वाला, हैव है और आगे प्रूव्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली बात हो रही है यहाँ पर। बस करना क्या आपको, यस, क्या करना है, बीन वाला ऑप्शन देखना है। जो नहीं है वो तो गलत हो ही जाएगा। अब देखिए इसमें बीन है तो हो सकता है भाई। नेक्स्ट बी में है ऑल हिज कैलकुलेशन आर आ गया, तो ये तो गलत हो ही गया। ऑल हिज कैलकुलेशन आर आ गया, ये भी गलत हो गया। आर बीइंग है वो आपको पता है किस में लगता है जी, कंटिन्यूस फॉर्म में जब इज एम आर प्लस V1 प्लस ING की बात हो तब। और आर, ये अभी जस्ट बताया, बी की फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगता है, जब V1 या V1 प्लस एस या एस किस में हो, एक्टिव वॉइस में। अब देखिए इसमें ऑल हिज कैलकुलेशन, अब देखिए यहाँ बीन तो है लेकिन हेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हेजगा हेड तो नहीं होगा ना, सिर्फ इसके साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए आपने कितने आसानी से पहचान लिया कि सेंटेंस वन है इसका सही वॉइस चेंज है। तो क्लियर हुई बात। एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या बोला कि जब हैज हैव हैड, क्या बोला, हैज हैव हैड और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बीन लगाना है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, अगर इनके बाद में टू लगा हुआ है, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर फोर। सेंटेंस नंबर फोर में क्या लिखा हुआ है, देखिए, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। अब देखिए यहाँ पर बाय नेग्लिजेंस लिखा हुआ, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स, तो ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, आप कहेंगे ये तो पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचाना, देखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है। एक ट्रिक बताता हूँ, इसको अच्छे से दिमाग में रखना कि अगर यहाँ पर शुरुआत में जो सब्जेक्ट दिया गया है किसी भी रूप में हो वो, ठीक है, और उसके बाद वर्ब दी हुई है, अगर ये वर्ब उस काम को कर सकती है, ये सब्जेक्ट उस वर्ब को कर सकता है, इसका मतलब वो कार्य ये सब्जेक्ट दिया हुआ है वो कर सकता है, तो वो एक्टिव वॉइस है। अदरवाइज वो क्या है, पैसिव वॉइस है। कैसे, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स कॉज्ड, भाई अपने आप थोड़ी होते हैं एक्सीडेंट, अपने आप तो नहीं होते, कोई दूसरे कोज की वजह से होगा, कोई दूसरे रीजन की वजह से होगा, कोई दूसरा फैक्टर होगा, कोई दूसरा एजेंट होगा जिसकी वजह से ये काम होगा। इसका मतलब यहाँ पर किसके द्वारा हो रहा है, नेग्लिजेंस के द्वारा। तो ये सीरियस एक्सीडेंट का मैटर है, वो अपने आप होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। और अब आपको चेंज किस में करना है, एक्टिव वॉइस में। तो सेम जस्ट अपोजिट प्रोसीज है। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, नेग्लिजेंस, तो सब में लिखा हुआ नेग्लिजेंस। अब आपको पता है आर कोज्ड कब आता है, आर कोज्ड
कब आता है? अभी जस्ट पहले मैंने बताया आपको कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आती है जब आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वी वन या वी वन प्लस एस या ई एस या डू या डज प्लस नोट वाला सेंटेंस दिया हुआ हो तब। तो इसका मतलब आपको पहले ये पहचानना है कि वर्ब सब्जेक्ट के बाद में क्या आपको वी वन या वी वन प्लस एस या एस दिया हुआ है। देखिए इसमें तो नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है। कोजेज इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो सकता है। कोजिंग ये नहीं होगा क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। इज कोजेज लगा हुआ है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब बचा कौन सा? बी, और यही अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, मैंने क्या बोला कि जब यहां दिया गया सेंटेंस, कहां पर? ये जो क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा है वो सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस है और इसमें आपको यहाँ जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो इस वर्ब को खुद नहीं कर सकता, तब वो किस में माना जाएगा? पैसिव वॉइस में। एक तो ये बात हुई एक्टिव को पैसिव को पहचानना। क्लियर हुई बात? नंबर 2 बात, अगर आपसे पूछा है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, तो जस्ट अपोजिट प्रोसेस पे आ जाइए। जो बाई के बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को शुरुआत में लिख दीजिए। तो यहाँ नेग्लिजेंस लिख दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब में लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा? अगर आपको वर्ब ठीक ढंग से पहचान आ रहा है तो कोई अदर रूल्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आर कोज्ड पैसिव वॉइस में कब आता है? जब एक्टिव वॉइस में क्या हो? वी वन या वी वन प्लस एस या ई एस। अब बताइए, यहाँ आप देखिए एस या ई एस वाला है तो यही अपना सही होगा। इसमें हैज आ गया, ये गलत हो गया। इसमें आई एन जी लगा हुआ, ये गलत हो गया। इज लगा हुआ, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑफ आपके अच्छे से ये बात समझ में आई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को सही पैसिव फॉर्म में आपको पहचानना है। क्या है सेंटेंस? कि नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। यस, अब आपको क्या ध्यान में रखना है? देखिए हैज क्लाइम्ड आया हुआ है तो सीधी सी बात है, हैज वाला है तो क्या लगेगा? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इतना आपके जब क्लियर हो गया तो बिना बीन वाला जो है उसको तो हटा दो। क्लियर हुई बात? तो ये देखिए वॉज नॉट आ गया, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें बीन आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, इसमें नहीं है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये भी गलत हो गया। अब इसके बाद इन दो में से आपको पहचानना है। दोनों में हैज़ नॉट बीन लगा हुआ है, हैज़ नॉट बीन लगा हुआ है। अब आपको पहचानना है इन दोनों में से सही कौन सा है। देखिए नो वन जब भी आता है, नो वन है, नो बडी है, तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा बनेगा? नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, नो वन नो बडी आने पर क्या होगा? नेगेटिव, यानी नोट लगेगा। तो नोट तो दोनों में लगा हुआ है, यहां पर भी आपके पकड़ में नहीं आ रहा है ये बात। चलिए इसके बाद देखिए आपको ये ध्यान में रखना, थर्ड फॉर्म सब में मिलेगी आपको। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। जैसे दे हैं, वी है, कई बार इनको भी शामिल करते हैं, पीपल है। इसके अलावा जो ये आपके एवरीबडी है, एवरीवन है, ठीक है। इसी प्रकार नो वन है, नबडी है। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? यानी ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिनको लिखने की ज़रूरत बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए यहाँ बाई नो वन बिफोर लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास? ऑप्शन सी बचा, जो कि क्या है? करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपके अच्छे से समझ में आई। मैंने क्या बोला फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब नो वन है या नबडी है तो सेंटेंस में नोट लगेगा पैसिव वॉइस में। क्लियर हुई बात? उसके बाद मैंने क्या बोला, इसमें नई बात यह है कि ये जो नो वन है, नबडी है, ये आने पर तो नोट लगेगा। अगर इसके अलावा एवरीवन, एवरीबडी है, समवन, समबडी है, इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस है जो आपने पढ़े होंगे, इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसको बाई प्लस उस सब्जेक्ट के रूप में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट पे आएगा तो बाई प्लस जो लगाते हैं ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने पर बाई प्लस अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता है। क्लियर हुई बात? चलिए इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। somebody has eaten all the biscuits। अब
बात आ गई समबड़ी वाली। चलिए, हैज़ ईटन है, इसका मतलब हैज़ बीन तो लगेगा, तो अब जिसमें बीन नहीं है वो तो हट ही जाएगा। ये हट गया भाई, वर आया हुआ है इसमें, इसमें बीन आया हुआ है तो ये तो नहीं हटेगा। इसमें आर आया हुआ है, ये गलत हो गया। इसके बाद ये तो पूरा ही वर भी नहीं है इसमें ठीक ढंग से, कर्म भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन कौन सा हो गया? बी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। करना क्या है, अभी जस्ट बोला कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले आए, तो ऑल द बिस्किट्स हो गया। वर्ब क्या लगेगी, हैज़ या हैव है, तो बीन लगेगा। बिस्किट्स प्लूरल फॉर्म में है, इसका मतलब हैव लगेगा, प्लस बीन हो गया, और वर्ब की हो गई थर्ड फॉर्म। बाय समबडी, जस्ट अभी मैंने बोला अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने पर इसको इस रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके ये सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ही सेड टू रवि। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें आपसे, फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ही सेड टू रवि। हालांकि ये सेंटेंस किस रूप में है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है वो है, लेकिन चलिए अगर ये चीज़ अपन बाद में पढ़ेंगे, केवल इतना सा पढ़े अगर अपन, फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो पैसिव फॉर्म वाला है आपके किस रूप में है। आगे और सेंटेंस आएंगे, इसको वहाँ पर भी समझ लेंगे, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, यानी ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वाले हैं। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी फास्ट फॉर मी। ठीक है, इसके बाद या इस सेंटेंस को और किस रूप में लिख सकते हैं आप? अगर यहाँ इनडायरेक्ट के रूप में है तो इनमें से आपको पहचाना है, तो क्या लिखा हुआ है? ही, तो लिख दिया ही, इधर वाला पहले आएगा, ये अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे। सेड टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेड टू को आप किस रूप में भी बदल सकते हैं? आस्क्ड में, ठीक है, या ऑर्डर्ड में, या रिक्वेस्टेड में, इस प्रकार के कोई शब्द आपको नहीं दिए हुए हैं। इसके बाद टू लगेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस होने पर, तो टू फेच, इसके बाद मी का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद देखिए, चलिए इसको अपन बाद में पढ़ेंगे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आएगी तब। आगे का सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ देखिए पैसिव कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है ये, कंस्ट्रक्शन। अब पैसिव फॉर्म में कौन सा नहीं है, तो जहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो पहले तो वो देखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला जो है वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लेट द ऑर्डर बी गिवन। ठीक है, अब अभी जस्ट आपने पहले वाला सेंटेंस पढ़ा ना, फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर वाला, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, तो शुरुआत में क्या लगता है? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, जैसे द ऑर्डर लिखा हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा? ए ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद क्या हो जाएगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पैसिव फॉर्म में है, बी है ही इज गॉन, सब्जेक्ट पहले आया हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म में नहीं है। वेन इज द मेल डिलीवर्ड, मेल के बाद डिलीवर्ड है, तो हो सकता है ये पैसिव फॉर्म में है आपके। इसके बाद मस्ट दिस ट्री बी कट, बी कट वाला है, तो ये भी पैसिव फॉर्म है, इसका मतलब बी ऑप्शन है वो आपके पैसिव फॉर्म में नहीं है। क्लियर हुई बात? इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 9 में क्या पूछा है? व्हाट हैपन्स, क्या लिखा हुआ है? What happens when a sentence containing two objects in active voice is changed to passive voice? यानी क्या होगा जब सेंटेंस की बात कर रहा है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, डबल ऑब्जेक्ट वाला है ये, उसकी बात कर रहा है। What happens when a sentence containing two objects in the active voice के सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट हो यानी डबल ऑब्जेक्ट हो, तो क्या होगा पैसिव फॉर्म में? वो देखिए क्या लिखा है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस, तो ये तो गलत बात है भाई, एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट वाले को चेंज करते हैं अपन। बोथ द ऑब्जेक्ट्स बिकेम द सब्जेक्ट इन द पैसिव, दोनों तो एक साथ नहीं बनते, दोनों में से कोई बन सकता है। आइदर ऑब्जेक्ट में बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव
कंस्ट्रक्शन वाइल द अदर ऑब्जेक्ट इज रिटेन, ये बात बिल्कुल ठीक है। इनमें से एक डबल ऑब्जेक्ट वाले में किसी एक को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। इन सच केसेस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, रिमूव्ड तो नहीं होता है भाई, ये तो गलत बात है। तो ऑप्शन सी है वो आपके सही है। देखिए ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं हमेशा अपने को ये पैसिव का एक्टिव, एक्टिव का पैसिव बनाना ही आए, स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है, यानी इसकी जो थ्योरी है वो भी ध्यान में रखनी है। कितना अच्छा सवाल पूछा है कि जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो उनका क्या होता है। तो क्या होता है भाई, एक को तो सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, दूसरे को हैजिसेक जैसे रखते हैं। ठीक है, वो अपन जब डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इसको। इसके बाद सेंटेंस नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर 10 में लिखा हुआ है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, डू नॉट मेंशन द एजेंट। ठीक है, एक्टिव वॉइस है यू विल हैव टू पुल डाउन दिस skyscraper as you have not complied with the town planning regulations। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस। अब देखिए पुल डाउन के बाद ऑब्जेक्ट शुरू होता है, तो दिस स्काई पर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दिस स्काइपर के बाद में क्या आएगा, वर्ब। तो यहाँ देखिए विल और विल हैव वाला है, विल हैव टू। तो विल हैव टू वाला अभी बोला मैंने, जब टू आए तो उसके साथ में बी लगता है। तो देखिए विल हैव टू बी, क्या हो जाएगा, विल हैव टू बी। तो विल हैव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पुल डाउन, तो ये लिख दिया पुल डाउन। इसके बाद क्या बचा, एज। ठीक है, इसके बाद में सेंस जो बचा हुआ है, एज द टाउन प्लानिंग, एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड। तो देखिए हैव नॉट वाला है, तो हैव नॉट के साथ में क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा आपके पैसिव फॉर्म। इसको देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या पूछा क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ वॉइस लिखा हुआ है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें बहुत सारी, ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, डू नॉट मेंशन द एजेंट, यानी एजेंट को आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मेंशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपसे बोला है कि यू ये सब्जेक्ट है, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए दो सेंटेंस के रूप में है, यू विल हैव टू पुल डाउन द दिस स्काई क्रेपर। तो सबसे पहले दिस स्काई क्रेपर आएगा, तो ये तो समी में लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपको क्या करना है, विल हैव टू है तो विल हैव टू बी लगेगा। देखिए शुड आया हुआ है इसमें, और इसके बाद देखिए इसमें हैज़ टू बी आया हुआ है, इसमें विल बी आया हुआ है। तो एक ही है जिसमें विल हैव टू बी लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए यू हैव नॉट कंप्लाइड विथ द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फिर वही बात है, करना क्या है कि हैव है उसका क्या हो जाएगा, हैव नॉट कंप्लाइड थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपने पहले ही लिख दिया ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये 10 सेंटेंसेस थे जिसको आपने एक्टिव से पैसिव में बदला। ठीक है, चलिए बाकी के सेंटेंस अगली क्लास में पढ़ेंगे।